ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर या इसका दूसरा नाम है फीडबैक एम्पलीफायर। ओके, सबसे पहले क्या चीज होती है? हम लोग जितनी डिवाइसेस पर काम करते हैं, वायरलेस डिवाइसेस जैसे मोबाइल और इसी तरह से सिग्नल ले जाने वाले हमारे टीवी के केबल, इन सब में हम एक एलसी पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। एलसी पैरेलल सर्किट हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देता है वायरलेस के फॉर्म में, और अगर हम इससे वायर के फॉर्म में सिग्नल्स लेते हैं तो ये हमको कैरियर वेव्स देता है। एलसी पैरेलल सर्किट हमने टैंक सर्किट या एलसी पैरेलल सर्किट इसके नाम से पहले पढ़ा हुआ है। ये एक इंडक्टर है, ये एक कैपेसिटर है। ये दोनों पैरेलल में कब होंगे? जब ये दोनों पॉइंट को हम इसके आउटपुट मानेंगे। यहां से हम इसको एक बार एनर्जी देते हैं सेल से, एनर्जी देने के बाद फिर इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही इसको एनर्जी देंगे इसके पास चार्ज आ जाएगा, उसके बाद हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये चार्ज डिस्चार्ज होने के लिए इधर जाना चाहता है। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है इस डायरेक्शन में। ये हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं 8 स्टेप्स में। ये यहां से जाएगा तो ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ये इसको रोकेगा, और इसकी जो एनर्जी है ये इस एनर्जी से इसको पुश करेगा, ढकेलना चाहेगा। तो ये एनर्जी यहां ट्रांसफर हो जाती है और इसके पास एक मैग्नेटिक एनर्जी, यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है। ये यहां से फ्लो होगा, करंट बनेगा, और करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक एनर्जी इसमें आ जाएगी। इसके पास कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हाफ CV², वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है हाफ LI²। ये इसमें थोड़ा सा करंट को जाने में टाइम डिले करा देता है। तो पहले करंट राइज होती है, उसके बाद जैसे ही करंट कम होने लगती है ये सपोर्ट करता है, कम नहीं होने देता, अपनी एनर्जी खर्च करता है और उन चार्जेस को यहां भेज देता है। एज ए रिजल्ट थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ के चार्जेस प्लस हो गए हैं और इधर के चार्जेस माइनस हो गए हैं। उसके बाद ठीक उल्टी प्रोसेस शुरू होती है। ये पॉजिटिव चार्जेस इधर से करंट बनाते हैं, ये फिर उसको रोकता है, यहां पर एनर्जी फिलअप होती है, वो इसको रोकेगा। फिर जब ये चार्ज खत्म हो जाएंगे, ये करंट खत्म होने लगेगी, तो ये एनर्जी उस करंट को सपोर्ट करेगी, बिकॉज इट ऑलवेज अपोज द चेंज। तो कम होती हुई करंट को ये और फ्लो कराना चाहेगा और उसको पुश करके यहां भेज देगा, फिर प्लस इधर आ जाएंगे। इस तरह से एक बार प्लस ऐसे जाते हैं चार्जेस, फिर दूसरी बार प्लस ऐसे आते हैं, और इसमें एक टाइम लैग, एक टाइम डिले पैदा हो जाता है। वो इसके कारण होता है क्योंकि ये पहले अपोज करके इस पूरी की एनर्जी अपने में भर लेता है, और जब करंट डाई आउट होने लगती है, कम होने लगती है, चार्जेस खत्म होते हैं, तो फिर से ये सपोर्ट करके करंट को फ्लो करा देता है। तो उसमें एक थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बार चार्ज इधर आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर वापस जाएंगे, फिर टाइम लगेगा, फिर वापस जाएंगे, इधर टाइम लगेगा। सो द करंट गोज ऑन ऑसिलेटिंग। इस तरह से यहाँ करंट का ऑसिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। तो अगर इन दोनों पॉइंट से हम निकालकर एक तार को ऐसा ले जाएं, यहां से हम ये इसको यहां पर ऐसा ले आए, तो यहां पर हमको एक बार ये प्लस बना हुआ मिलेगा और एक बार माइनस बना हुआ मिलेगा। ये प्लस और ये माइनस
दूसरी बात, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, फिर ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। तो यहां पर अगर हम कुछ भी लोड लगाएंगे तो इस लोड में जब प्लस माइनस पहुंचेगा करंट ऐसे फ्लो होगी, फिर जब ये प्लस माइनस पहुंचेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगी, फिर जब प्लस माइनस पहुंचेगा तो करंट ऐसे फ्लो होगी। तो करंट कैसी हो जाएगी इसमें, इस तरह से। दिस इज ऑसिलेटिंग करंट। ऑसिलेटिंग करंट कौन सी होती है, एसी। ऑसिलेशन हो गया, ये एसी करंट हो गई। लेकिन इसको हमने स्टार्ट किससे किया था, देखिए बैटरी कैसी करंट देती है, डीसी। डीसी करंट देती है, ये किसमें कन्वर्ट कर ली हमने, एसी में। इसके साथ डीसी को जो एसी कन्वर्ट करे, ऐसी मशीन को क्या कहते हैं, याद है किसी को? ओके, दिस इज नोन एज इन्वर्टर। इन्वर्टर हम सब यूज करते हैं घरों में। किससे चलता है, बैटरी से। और बैटरी से चलता है जब पावर नहीं रहती है, तो बैटरी से चल के हमारा बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा सब चलाता है, जो कि किससे चलने वाली चीजें, एसी से। तो उसने डीसी को एसी में कन्वर्ट किया, ये चीज। दूसरा, ये जो वाइब्रेशंस यहां पर ऐसे आएंगे, इसको हम कैरियर वेव यूज करेंगे। ये हम लोग कम्युनिकेशन में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैरियर वेव क्या होता है। हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव हम यहां इसको यूज करते हैं। तीसरा, अगर हमने इसको नहीं लगाया और यहां पर एक एंटीना लगा दिया, तो इस एंटीना में एक बार प्लस चार्जेस आएंगे, एक बार माइनस आएंगे, एक बार प्लस आएंगे, एक बार माइनस आएंगे। तो चार्जेस इसमें ऑसिलेट करेंगे। जब चार्जेस इसमें ऑसिलेट करेंगे, और ऑसिलेशन अपने आप में एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, तो जब यहां चार्जेस एक्सीलरेट करेंगे, उस समय इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसे निकलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन बनाता है उसको, ऑसिलेटिंग चार्जेस। यहां पर चार्जेस ऑसिलेट होते हैं। तो ये जो जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं, इसको पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। किसमें, एलसी ऑसिलेशंस में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ट्रांजिस्टर की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, उसे देखिए। यहां पर हमने जो इसको एनर्जी दी है, ये एक बार ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा। तो ये जिस तार में से जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। कंडक्टर का जीरो रेसिस्टेंस नहीं होता, तो इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। उस रेसिस्टेंस के कारण इसकी एनर्जी खर्च होती जाएगी। अगर इसकी एनर्जी खर्च होती जाती है, तो एनर्जी से क्या बनती है, वोल्टेज। वोल्टेज इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज एनर्जी। तो इसकी वोल्टेज कम होते जाएगी। तो जब हम इसके ऑसिलेशन एक्चुअली देखते हैं, तो ये ऑसिलेशन हमको किस तरह से मिलते हैं, ये डैम्प होके हमको मिलते हैं, इस तरह से। ये पहली बार वोल्टेज इतनी ज्यादा, दूसरी बार इतनी कम, फिर और कम, फिर और कम। इस तरह से ये वोल्टेज कम होते चली जाती है, और थोड़ी देर बाद ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलता, हमको ऑसिलेशन चाहिए, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड ऑसिलेशन जैसे ये इस तरह से, पहली बार अगर इसका वोल्टेज 5 वोल्ट उठता है, तो दूसरी बार भी 5, तीसरी बार भी 5, चौथी बार भी 5, हर बार इसको 5 वोल्ट तक उठना चाहिए, और हर बार -5 वोल्ट तक आना चाहिए। या इसको जीरो माने तो 0 वोल्ट से 3 वोल्ट, 0 वोल्ट 3 वोल्ट, 0 वोल्ट 3 वोल्ट। नीचे का लेवल वही होना चाहिए हर बार, ऊपर का लेवल भी हर बार वही होना चाहिए। यहां क्या हो रहा है, यहां इतनी ज्यादा वोल्टेज डिफरेंस, यहां उससे कम, यहां उससे कम, यहां उससे कम, यहां उससे कम। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन है, और ये यूनिफॉर्म ऑसिलेशन है। हमें कौन सा चाहिए, तो आंसर है हमें यूनिफॉर्म चाहिए, तब हम कम्युनिकेशन का अपना काम आगे कर पाएंगे। और ये कंटिन्यू होगा, ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये यहां आके डाई आउट हो जाएगा। तो हमें ये ऑसिलेशन चाहिए,
लेकिन इस सर्किट से मिल कौन रहा है, ये मिल रहा है। तो अब हमारे सामने टारगेट हो गया कि हम ये ऑसिलेशन कैसे पैदा करें। डिवाइस हमारे पास है, L और C को पैरेलल में लगाना है, ऑसिलेशन हमको मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहां पर ये वाली वोल्टेज जब ऐसे उठती है तो हम चाहते हैं कि यहां जाके वोल्टेज जीरो मत हो, या करंट की बात करें यहां जाके करंट मत हो जीरो, ये करंट बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, यहां जाकर इस करंट को वापस मुड़ना चाहिए, कम होना चाहिए। अगली बार फिर करंट बढ़ते 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 यहां जानी चाहिए, इसी वैल्यू पर जाकर फिर इस करंट को कम हो जाना चाहिए। हर बार उसको कहां तक पहुंचना चाहिए, एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना चाहिए। जैसे ये छत है तो हर बार उसको कहां तक जाना चाहिए, छत तक जाना चाहिए, तभी वापस मुड़ना है। ये हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक करंट जाए तभी वापस आए। इसी तरह से जब करंट कम होती है तब भी हम चाहते हैं कि हर बार वो इस लेवल तक कम हो फिर जाए, इस लेवल तक कम हो फिर जाए, इस लेवल तक कम हो फिर बढ़नी शुरू हो, इस लेवल तक कम हो फिर बढ़नी शुरू हो। अगर हम कोई ऐसा सर्किट का इंतजाम कर सके कि बढ़ती हुई करंट एक पर्टिकुलर लेवल तक बढ़े, कम होती हुई करंट एक पर्टिकुलर लेवल तक कम हो, और हर बार ऐसा करें तो हमारे ऑसिलेशन ऐसे बन जाएंगे। ये बात समझ में आए? तो अब हमारा फोकस कहां हो गया कि जब भी एक सर्किट में एलसी ऑसिलेशन में करंट बढ़ती है, ये करंट बढ़ती है तो बढ़ते 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 रुकने के पहले उसको एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचना है, और हर बार उस लेवल तक ही पहुंचना है, और कम होते होते भी एक पर्टिकुलर लेवल उसको छूना है, ऑलमोस्ट जीरो। तो हर बार कहां जाना है, जीरो तक ही जाना है, यहीं से नहीं मुड़ जाना है 2, 3 कुछ वैल्यू से, ऐसा नहीं, पूरा वहीं तक उसको फिर से जाना पड़ेगा। तो ये हमारा पर्पस है। इसी पर्पस को दिमाग में रख के हम लोग बनाते हैं ट्रांजिस्टर के ऑसिलेटर या फीडबैक एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर का सर्किट बेसिकली एम्पलीफायर का सर्किट होता है। उस एम्पलीफायर के सर्किट में थोड़ी मॉडिफिकेशन करके हम फीडबैक एम्पलीफायर बनाते हैं। तो देखिए फीडबैक एम्पलीफायर बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, फीडबैक एम्पलीफायर किसको कहते हैं। तो पहले इसका स्कीम डायग्राम देखिए। ये हमने एक एम्पलीफायर बनाया। एम्पलीफायर के अंदर के सर्किट की डिटेल्स हम जानते हैं। एक तरफ इसका इनपुट होगा, इनपुट में आईबी करंट फ्लो हुआ करेगी, वो आईसी करंट बनाएगी जो कि एम्पलीफाइड करंट होगी, वो उसको हम क्या कहेंगे, आउटपुट। आउटपुट और ये है इनपुट। ये जो आउटपुट होता है, हमने एक ऐसी डिवाइस लगाई यहां पर। ये डिवाइस क्या करती है, इसको हमने इससे टच करा दिया, ये आउटपुट को सेंस करती है, और आउटपुट को सेंस करके पकड़ के उसको यहां इनपुट में भेज देती है, इस तरह से। तो यहां पर कितनी वोल्टेज हो गई, कितनी करंट हो गई, उस वोल्टेज को ये क्या करती है, फील करके उसको फीड कर देती है वापस इसमें। वापस फीड करना मीन्स क्या करना, फीडबैक। ये इसको फीडबैक देती है कि यहां की वोल्टेज इतनी हो गई। इसलिए इस डिवाइस का हमने नाम क्या रखा, फीडबैक डिवाइस। और इसको हम पहचानते हैं कि हम क्या यूज कर रहे हैं, एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को यूज करके एम्पलीफायर। तो ये एम्पलीफायर है और ये फीडबैक डिवाइस है। फीडबैक डिवाइस इधर से वोल्टेज को सेंस करेगी और यहां इनपुट में देगी। और ये क्या है, इनपुट। इनपुट में हमको मालूम है आईबी, और इधर क्या होता है, आईसी। आईबी फ्लो होगी तो आईसी फ्लो होगी।
अब देखिए हम इस सर्किट को स्विच ऑन करते हैं। जैसे ही हम इस सर्किट को स्विच ऑन करते हैं, इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट। स्विच ऑन किया तो बैटरी से उसमें करंट जाएगी। 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया, करंट आ गई 2 मिली एम्पियर। ओके, इसने सेंस किया, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, 2 वोल्ट। इसने उस 2 वोल्ट को उठा के यहां भेज दिया, तो इनपुट में वोल्टेज कितनी हो गई 2 वोल्ट। उस 2 वोल्ट के कारण इनपुट सर्किट में कुछ करंट फ्लो होगी। पहले करंट क्या थी 0, अब कुछ करंट आ गई, और यहां पर अगर IB में कुछ करंट आई है तो IC में करंट चालू हो जाएगी। कौन सी करंट ज्यादा होती है? IC करंट ज्यादा होती है। ओके, अगर यहां पर 2 मिली एम्पियर करंट आती है तो इस करंट के कारण ये वाली करंट बढ़ जाएगी। अगर हम खाली वोल्टेज की भाषा में बात करें तो इसमें यहां पर 0 से 2 वोल्ट इंक्रीज हुआ। अगर यहां 2 वोल्ट इंक्रीज हुआ तो यहां पर उसका एम्पलीफाई हो जाएगा। हमने मान लिया कि यहां 2 वोल्ट बढ़ा तो यहां 4 वोल्ट बढ़ गया, 2 से 4। क्यों? क्योंकि ये कौन है? एम्पलीफायर। इसका काम क्या है? वोल्टेज बढ़ाना। तो इसमें 2 को क्या कर दिया 4। अब अगर जैसे यहां 4 वोल्ट आता है, ये फीडबैक 4 वोल्ट को सेंस करता है और इधर भेज देता है, तो यहां कितना पहुंचा 4 वोल्ट। अब अगर यहां 4 वोल्ट पहुंचा तो एम्पलीफायर उसको क्या बना देगा 8 वोल्ट। 8 वोल्ट बनाएगा तो ये उसको सेंस करके यहां भेज देगा 8 वोल्ट। अब यहां 8 पहुंचेगा तो यहां कितना हो जाएगा 16 इसने यहां भेजा तो यहां कितना हो गया 32। तो जैसे जैसे यहां वोल्टेज बढ़ती जाएगी करंट भी बढ़ती जाएगी। अगर IC करंट बढ़ते जाती है तो IC करंट बढ़ेगी तो कहां तक बढ़ते जाएगी? थोड़ा सा इस रिलेशन को आप लोग ज्यादा बारीकी में नहीं जाएंगे। हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ती है आउटपुट की, तो एक जगह हमने पढ़ा है कि उसकी करंट बढ़ने से आउटपुट वोल्टेज कम होती है। तो मैं उस आउटपुट वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि अगर इस वोल्टेज के कारण IB बढ़ेगा तो IB बढ़ने से IC भी बढ़ेगा। IC बढ़ने से यहां जो भी वोल्टेज के चेंजेस होंगे उस चेंजेस को ये सेंस करके यहां देगा। उसके कारण ये पहले से डबल करंट हो जाएगी। उस डबल करंट के कारण ये फिर चेंज होगा। इस तरह से एक साइकिल बन जाता है और ये करंट बढ़ते जाती है। अगर ये करंट बढ़ते जाएगी IB बढ़ रहा है, IC बढ़ रहा है, IB बढ़ रहा है, IC बढ़ रहा है, कब तक बढ़ सकती है? वेरी गुड। तो ये करंट कब तक बढ़ती है? जब तक ट्रांजिस्टर किस मोड में पहुंच जाएगा? सैचुरेशन मोड में पहुंच जाएगा। ठीक है। इनफैक्ट क्या होता है, जब करंट IC बढ़ते जाती है तो इधर की वोल्टेज बढ़ती है। किस तरफ? डाउनवर्ड बढ़ती है, यानी कम होते जाती है। होते 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 करंट बढ़ते जाएगी, वोल्टेज कम होते जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि करंट कैसी हो जाएगी? सैचुरेटेड। जब ये करंट सैचुरेटेड हो जाएगी उसके बाद करंट का बढ़ना बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर करंट का बढ़ना बंद हो गया तो क्या होगा? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये करंट बढ़ते बढ़ते सैचुरेटेड पहुंची और बंद हो गई, इसका चेंज होना बंद हो गया। तो जब ये करंट का चेंज होना बंद हो गया तो ये इसको फीडबैक कितनी देगा? क्या आप सोच सकते हैं कितनी फीडबैक देगा? तो आंसर है कि हमको मालूम है इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू -L di/dt। ये di क्या है? चेंज इन करंट। अगर चेंज इन करंट 0 हो गया तो E कितना हुआ? इंड्यूस्ड EMF 0। तो ये इसको कितना EMF देगा? 0 EMF नहीं देगा। अगर इसने इसको EMF नहीं दिया तो इधर करंट नहीं बनेगी। अच्छा, अगर
यहां पर करंट नहीं बनेगी, यानी करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 वैल्यू तुरंत 0 नहीं होती है, पहले इसकी वैल्यू कितनी यहां हो चुकी थी, काफी ज्यादा हो चुकी थी IB। मान लीजिए इसकी करंट की वैल्यू 16 हो चुकी थी और अब उसको कितना पहुंचना है 0, तो 16 से 0 एक स्टेप पे नहीं आती, 16 से वो कहां जाएगी 14, 12, 10, 8 ऐसे करके 0 आएगी। तो 0 जाने के लिए इसकी वोल्टेज कम होना शुरू की। जैसे ही कम होना शुरू होती है तो इसमें पहले कमी आई, डिक्रीज हुई 2 वोल्ट। अगर ये 2 वोल्ट से डिक्रीज होती है तो एम्पलीफायर इसको कितना डिक्रीज कर देगा 4 वोल्ट। अगर ये 4 वोल्ट डिक्रीज हुआ तो ये कितना डिक्रीज हुआ 4 वोल्ट। अगर ये 4 वोल्ट डिक्रीज हुआ तो ये कितना डिक्रीज होगा 8 वोल्ट। अगर ये 8 वोल्ट डिक्रीज हुआ 16 वोल्ट, फिर ये डिक्रीज हुआ 32 वोल्ट, ऐसा करके फिर उल्टा साइकिल चालू हो गया एंड दिस विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इस तरह से इसकी करंट कम होती जाएगी। अब अगर ये वोल्टेज या करंट कम होते जाती है तो कम होते 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 ये इसकी करंट भी कम होती जा रही है, तो ये करंट IB कम होते होते कितनी कम हो सकती है। IB के लिए याद करिए, फॉरवर्ड बायस सर्किट में कम से कम करंट कितनी होती है या कम से कम वोल्टेज कितनी होती है, तो आंसर है कि कम से कम वोल्टेज उसकी नी वोल्टेज होती है, कट इन वोल्टेज। उससे अगर कम वोल्टेज हुई तो ट्रांजिस्टर कहां पहुंच जाता है, कट ऑफ स्टेज में। कट ऑफ स्टेज मतलब क्या हो गया, सब 0 0, कोई इनपुट नहीं कोई आउटपुट नहीं, ये कट ऑफ स्टेज हो गया। तो अगर इसने इसकी वोल्टेज कम की, ये वोल्टेज कम हो गई 16 वोल्ट, 8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, और 1 से जैसे ही कम होके 0.6 के नीचे उतरी, पूरा ट्रांजिस्टर क्या हो गया, कट ऑफ। क्यों, नी वोल्टेज से कम हो गया, IB बंद हो गई, IB बंद हो गई, IC भी बंद हो गई। तो दोनों तरफ करंट कैसी हो गई, बंद, और कौन सा स्टेज आ गया, कट ऑफ स्टेज। तो कट ऑफ स्टेज के जस्ट पहले, कट ऑफ स्टेज के जस्ट पहले इसकी वोल्टेज कहां पहुंची थी, ऑलमोस्ट, इसकी करंट कहां पहुंची थी, ऑलमोस्ट 0, क्योंकि ये कैसे लेवल पे पहुंच गई थी, मिनिमम लेवल पर। उस समय इसकी करंट ऑलमोस्ट 0 पहुंची। ओके, तो अब हम देखते हैं इनपुट का ग्राफ, इनपुट के ग्राफ में और आउटपुट के ग्राफ में कैसे चेंजेस होते हैं। इनपुट के ग्राफ में ये हमने करंट ऐसे बढ़ाई A से B, तो आउटपुट के ग्राफ में भी IC करंट बढ़ी ऐसे M से N तक। उसके बाद यहां जाकर M से N करंट पहुंच गई, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, सैचुरेशन। जब आउटपुट में सैचुरेशन आता है तो क्या चेंज होगा, इधर वोल्टेज का बढ़ना बंद हो जाएगा और वोल्टेज उल्टी हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। इस कारण से DI बंद हो गया। जैसे वोल्टेज कम होनी शुरू होती है, उल्टा साइकिल स्टार्ट होता है, ये थोड़ी सी कम होगी, ये और ज्यादा कम होगी, फिर ये थोड़ी सी कम होगी, ये और ज्यादा कम होगी। इस तरह से कम होना शुरू हो जाता है, और ये जो है IB ये कम होते जाती है, कम होते 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 ये इसका कट ऑफ आ गया, तो ये भी कम होते जाती है, क्योंकि ये कौन है, IC, तो IC भी कम होते जाती है, जैसे IB वैसे IC, और IB जब ये कट ऑफ आ गई तो ये भी कितनी हो जाती है, 0। तो जब ये C पर पहुंचती है तो ये कहां पहुंच गई, P पे, दोनों कैसी हो गई, 0। ओके, अब ये दोनों तरफ 0 हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से हमने इसको वोल्टेज दी। अगर हमने इसको फिर से वोल्टेज दी, इसने फीडबैक इसको दे दिया,
इसको फीडबैक दिया तो इसकी वोल्टेज बढ़ी तो इसकी वोल्टेज बढ़ी, फिर इसकी वोल्टेज बढ़ी तो इसकी वोल्टेज बढ़ी, फिर इसकी वोल्टेज बढ़ी तो इसकी बढ़ी, दोनों की करंट बढ़ती चली गई। तो ये करंट बढ़ती जाएगी, ये भी बढ़ती जाएगी, तो सबसे इन दोनों में से करंट का बढ़ना किसका रुक जाएगा बताइए? आईसी का या आईबी का? आईसी, क्योंकि वो कहां पहुंच जाएगी? सैचुरेटेड, और जब ये सैचुरेटेड पहुंच गई तो इसका बढ़ना बंद हो गया। ये कौन सी स्टेज आ गई? सैचुरेशन स्टेज। अगर इसका बढ़ना बंद हो गया तो उसके रिजल्ट में इसका बढ़ना भी बंद हो गया। ये बढ़ना बंद हो गया तो ये अगर बढ़ नहीं रही है तो क्या करेगी? कम होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये कम होनी शुरू करती है, जीरो जाने के लिए ये फिर से कम होनी शुरू हो जाती है। अब ये कम हुई तो ये भी कम हुई, इसके कारण ये कम हुई, इसके कारण ये कम हुई, और ये कम होते होते ये कहां पर पहुंचती है? कट इन वैल्यू पे। जब ये कट इन वैल्यू पे पहुंचती है तो ये कितनी हो जाती है? कट इन से नीचे गई तो ये क्या हो गई? जीरो। और ये कौन सा स्टेज आ गया इसका? कट ऑफ स्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर। तो अब आप आउटपुट में देखिए, हर बार करंट बढ़ती है तो बढ़ते 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 कहां तक जाएगी? सैचुरेशन। और जब ये करंट कम होती है, ये भी कम होती है, तो कम होते 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 कहां तक जाएगी? कट ऑफ स्टेज। हर बार, तो हर बार बढ़ेगी तो कहां तक जाएगी? सैचुरेशन। और कम होगी तो कहां तक जाएगी? कट ऑफ। उसके पहले कम होना नहीं रुकेगा, और बढ़ने वाला कम सैचुरेशन के पहले नहीं रुकेगा। तो ऊपर की लिमिट, नीचे की लिमिट, दोनों लिमिट फिक्स हो गई। ये बात समझ में आई? तो ये जो हमारा प्रॉब्लम था कि ये ऐसे ज्यादा था, फिर ये कम हो गया, फिर ये कम हो गया, फिर ये कम हो गया, ये अब नहीं होता। अभी हमने ऐसा इंतजाम कर दिया कि ये बढ़ के बढ़ के बढ़ के कब तक बढ़ता जाएगा? जब तक क्या नहीं आ जाएगा? सैचुरेशन। उसके बाद ये और नहीं बढ़ पाएगा तो रुक जाएगा। इसी तरह से जब कम होगा तो कम होते 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 कब तक कम होगा? जब तक क्या नहीं आ जाएगा? कट ऑफ। ये कट ऑफ का लेवल। तो हर बार इसको यहां तक सैचुरेशन तक जाना है, और नीचे आएगा तो इसको कट इन तक आना है, जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये दो स्टेज बारी बारी से रिपीट होती है, सैचुरेशन कट ऑफ, सैचुरेशन कट ऑफ। और सैचुरेशन और कट ऑफ पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू फिक्स होती है, जो भी होती है। तो एक सैचुरेशन स्टेज पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम, और कट ऑफ स्टेज पे करंट की वैल्यू मिनिमम। ये हम बात कर रहे हैं कलेक्टर साइड की। इस तरह से करंट मैक्सिमम, करंट मिनिमम हर बार उसी लेवल पर जाएगी, और ये हमको आउटपुट में ये चीज मिलेगी। और ये कैसा है? दिस इज अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। इससे हमको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलते हैं। तो ये वर्किंग इसकी समझ में आती है। ओके, अब इसके सर्किट को हम लोग ट्रांजिस्टर के फॉर्म में बना सकते हैं। हमको क्या बनाना है? एक एम्पलीफायर और एक फीडबैक डिवाइस। तो देखिए, एम्पलीफायर और फीडबैक डिवाइस एक्चुअली क्या होते हैं, एक्चुअली किससे बनते हैं? तो आंसर है, एम्पलीफायर का सर्किट हम जानते हैं। हमने एनपीएन कॉमन एमीटर बनाया। दिस इज एनपीएन कॉमन एमीटर। ये ई है, ये इसका कलेक्टर साइड सी, ये इसका रेजिस्टेंस है। ओके, कलेक्टर साइड ई साइड में हमने एक बैटरी लगानी है।
दिस बैटरी N P N, N के साथ हम ये करते हैं प्लस माइनस, रिवर्स बायस हो गया। यहां पर हमने एक स्विच लगाया इसको ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच S। ओके, अब यहां से इसको हमने ज्वाइन करना है, तो क्या करते हैं कि ये जो कनेक्शन है इसके साथ में ये यहां पर हमने काटकर एक इंडक्टर लगा दिया, ये इंडक्टर, और इस इंडक्टर के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया। अब ये क्या बना, L और ये C पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट को यहां से ऐसे जोड़ेंगे, ये इधर से बैटरी जुड़ी हुई है, तो इसको एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से इसमें ऑसिलेशन स्टार्ट करा सकते हैं। यहां पर हमने एक LC पैरेलल सर्किट लगाया। ओके, अच्छा, ये वाली जो कॉइल है इसका स्पेशल कंस्ट्रक्शन किया गया। किस तरह से स्पेशल कंस्ट्रक्शन किया गया, इसमें हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर ली, ये सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा, तो ये क्या बन गया, इंडक्टर। ये वाला इंडक्टर है। इस कॉइल का हमने नाम दिया L1। उसके बाद हमने क्या किया, ये L1 के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। उसके बाद हमने ये किया, इसके ऊपर एक दूसरी कॉइल लपेटी म्यूचुअल इंडक्टेंस कराने के लिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए दूसरी कॉइल लपेटी, तो पहली कॉइल ने जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाया वेरी करता हुआ, वो किसको टच करेगा, दूसरी कॉइल को, और दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा। यहां पर एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल, उस कॉइल के जो दो सिरे हैं उसको हम निकाल कर ले गए। कहां ले गए देखिए, तो इसकी दूसरी कॉइल हमने जो बनाई, वो कॉइल हम यहां पर नहीं शो करते, उसको हम यहां शो करते हैं ऐसे। इसका नाम L2। ये कॉइल इसी पर ही लिपटी हुई है। ये इसको दिखाने के लिए ये हमने वो आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर बना दी। ये L1 और ये L2, ये दोनों एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर लिपटे हुए। इसके ये जो दोनों सिरे हैं, इसके बीच में क्या बनेगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्यों, इसमें करंट चेंज होगी, तो E इज इक्वल टू L di/dt। तो di चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यहां ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। अब देखिए, आते हैं इनपुट सर्किट पे। इनपुट सर्किट पे B और E, बेस और एम्पलीफायर, इसमें करंट का फ्लो होगी जब हम यहां पर बैटरी लगाएंगे। बैटरी इसको क्या देती है, इन दोनों को एक ईएमएफ देती है। तो हम क्या करते हैं, उस बैटरी से इसको ईएमएफ नहीं दिलाते, हम ये दोनों को ईएमएफ दिलाते हैं इससे। ये अब बैटरी की जगह इनको ईएमएफ कौन देता है, L2। L2 खुद ईएमएफ कहां से लेता है, L1 से। L1 किस सर्किट में लगा हुआ है, L1 लगा हुआ है कलेक्टर सर्किट में, आउटपुट सर्किट में। तो आउटपुट सर्किट में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण ईएमएफ बना। किसका ईएमएफ बना, L2 का, और वो ईएमएफ किसको फीड हो गया, इनपुट को फीड हो गया, इनपुट, और ये क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट में जो चेंजेस हुए उसके कारण किसमें चेंजेस हुए, L1 में। L1 में जो करंट का चेंज हुआ उसके कारण किसका ईएमएफ चेंज हुआ, उसके ऊपर वाले L2 का। L2 में जो ईएमएफ का चेंज हुआ उसको हमने किसमें जोड़ दिया, इनपुट में। तो इनपुट में बैटरी की जगह यहां पर जो चेंजेस हो रहे हैं वो आ गए। ये वाला देखिए, आउटपुट में जो चेंज हुआ वो कहां आ गया, इनपुट में। ये चीज यहां हो गई।
आउटपुट में जो चेंज हो गया इसको हम कहां पर लेकर आ गए, इनपुट में, ये चीज, इसका नाम क्या है, फीडबैक। तो यहां कौन है फीडबैक डिवाइस, L1 L2 मिला के क्या बने, फीडबैक डिवाइस। L2 फीडबैक करता है L1 से इंडक्टेंस लेके, म्यूचुअल इंडक्टेंस से। तो ये जो दोनों कॉइल है एक और उसके ऊपर दूसरी, ये डिवाइस क्या बन गई, फीडबैक डिवाइस। समझ आया। और ये वाला हिस्सा क्या है, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आईसी को बढ़ाता है, उसके कारण यहां करंट चेंजेस होंगे। इस करंट के चेंजेस को कौन पिकअप कर लेता है, L2 पिकअप करके फिर किसको दे देता है, इनसाइड को, ये यहां से इसको पिकअप करके इनपुट को दे देता है और वो पूरा साइकिल फिर चालू हो जाता है। इस तरह से इसका जो IB है ये बढ़ते जाएगा और इधर IC में चेंजेस आते जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सर्किट है। ओके, अब बाकी चीजें आप इसकी समझ चुके हैं, तो इसकी वर्किंग एक बार नोट कर लेते हैं, उसको लिख लीजिए। Switch S is switched on, current in output circuit increase, current in output circuit increase due to mutual inductance voltage across L2 also change. This change is fed to input circuit. जब ये वोल्टेज का चेंज इनपुट सर्किट में आएगा तो क्या होगा, दिस इंक्रीज IB, दिस इंक्रीज IB, बेस करंट को ये इंक्रीज करेगा। इंक्रीज इन IB, in turn increase in IB increases IC, क्यों, ड्यू टू एम्पलीफायर, ड्यू टू एम्पलीफायर एक्शन। When IC increase, voltage across voltage change across L1 increase, therefore voltage across L2 increase, therefore current IB again increase. This cycle goes on. This cycle goes on
till current in output, current IC in output, current IC in output reach saturation. Current in output reach saturation. सैचुरेशन किस में होती है? तो आंसर है सैचुरेशन इनवर्स करंट में होती है। और यहां पे जो आउटपुट का सर्किट है सी, वो कैसा है? इनवर्स सर्किट है, तो इसलिए उसमें सैचुरेशन की स्टेज आ जाएगी। तो ये इनवर्स रीचेज सैचुरेशन। Now it does not increase. Now it does not increase anymore. It does not increase anymore. This is saturation stage. Saturation stage of transistor. This is saturation stage of transistor. करंट जब सैचुरेट होगी और ज्यादा नहीं बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा? Since current stopped increasing, induced EMF minus L di by dt tends to reach zero. उसको अब जीरो जाना है। जीरो जाने के लिए क्या करता है? सो इट स्टार्ट डिक्रीजिंग। कौन डिक्रीज होना शुरू करता है? आईबी, क्योंकि आईबी को जो पहले ई मिलता था फीडबैक में वो बंद हो गया तो उसकी करंट कम होनी शुरू होती है, तो वो क्या करती है? डिक्रीज होती है। दिस डिक्रीज इज मल्टीप्लाइड, दिस डिक्रीज इज मल्टीप्लाइड, this decrease is multiplied in collector side. Output which decrease more. तो जब इंक्रीज होता था तो वो इंक्रीज ज्यादा होता था, और जब ये डिक्रीज होगा तो वो डिक्रीज ज्यादा होगा। So it decreases more. This cycle continues till IB reach below cut-in. IB कम होते होते कट-इन के नीचे पहुंच गई। Then IC become 0. This is cut-off stage. This is cut-off stage of transistor. सब तरफ करंट कैसी हो गई? IC 0 और IB भी 0 ऑलमोस्ट।
ठीक है। नाउ वंस अगेन current is given through switch. Given to circuit through switch. Switch S के थ्रू फिर से करंट देंगे and the whole cycle begins again. The whole process repeat again. तो हो क्या रहा है हर साइकिल में? इन एवरी साइकिल I see increase till saturation and decrease till zero, which are two fixed limits. Which are two fixed limits. अब अगर फिक्स लिमिट्स के बीच में ये ऊपर और नीचे जाएगी तो हमको क्या मिलेगा? This gives us, yes, this gives us undamped या sustained oscillations. This gives us sustained oscillation or undamped oscillation. तो इस तरह से आउटपुट में हमको undamped oscillations मिलते हैं. So here we have used transistor as oscillator. ठीक है? तो ये इसकी स्कीम, ये उसकी वर्किंग और ये उसका आउटपुट. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन में एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर के स्पेसिफिकेशन से फर्क नहीं पड़ता. ये किस पर डिपेंड करती है? एल और सी पर डिपेंड करती है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है. वो क्या था? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन सी. ना कितना था? 2 पाई, यस सॉरी, ये तो टाइम पीरियड का आ गया. एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल. दिस इज फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने एलसी सर्किट में पहले ही पढ़ी है. ओके, ये एक फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया. दूसरा पॉइंट, एलसी को अगर हम यहां पर चार्ज दे सकते हैं तो यहां इसको प्लेन करके इसको हम यहां भी लगा सकते हैं और इधर से बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं और इसका आउटपुट यहां भेज सकते हैं सी में. ऐसा भी किया जा सकता है. तो अभी हमने ट्यूनिंग किसके साथ की है? फीडबैक की ट्यूनिंग ये हमने करेक्टर के साथ की है. अगर हम चाहते तो इस सर्किट को इनपुट में लगाते बेस के साथ और इससे इसकी ट्यूनिंग करते और उसकी ईएमएफ कहां भेज देते? उधर कलेक्टर साइड में भेजते. तो वो भी बनाया जा सकता है. ये जो दोनों सर्किट हैं इसके लिए अलग अलग लिख लेते हैं. When LC circuit is fitted in collector arm, it is called collector tuned circuit. Collector tuned. Okay.
It can also be fitted. It can also be fitted across base branch. And output is to be given on the collector side. Then it will be called. Then it is called base tube. तो ये जो हमने डिजाइन बनाया ये कौन सा है? कलेक्टर ट्यूब। अगर उसको हम इधर लगाते तो ये क्या बन जाता? बेस ट्यूब। यहां पर भी हम करंट देके ऑसिलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मार्केट में जो रेडीमेड ऑसिलेटर्स हमको मिलते हैं, ऑसिलेटर हमको क्यों चाहिए? हमने शुरू में पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा करते हैं और ऑसिलेटेड सिग्नल कैरियर वेव्स होती है। हमारा पूरा कम्युनिकेशन इस सिस्टम पर डिपेंड करता है। हर मोबाइल में ये ऑसिलेटर होता है, हर टावर में ये ऑसिलेटर होता है। इसके बिना हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में नहीं सोच सकते। ये टैंक सर्किट इतना हमारे लिए जरूरी होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा डिमांड में है। मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज्यादा होती है, इस पर रिसर्च भी बहुत ज्यादा होती है और अलग अलग डिजाइन भी बहुत से बनते हैं। कुछ डिजाइन जो बहुत फेमस हैं, दोज आर कॉर्पेट्स ऑसिलेटर, और इसके अलावा हमको दो तरह के और मिलते हैं। वन इज कैपेसिटर ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर एंड आरसी ऑसिलेटर। ये कुछ फेमस सर्किट्स हैं, कॉर्पेट सर्किट, हार्टले सर्किट और आरसी सर्किट। इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। हायर क्लासेस में अगर आप ये लेते हैं यूनिट ब्रांच, देन यू विल स्टडी मोर अबाउट ऑसिलेटर्स। ठीक है, तो इस तरह से ऑसिलेटर के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, पर अल्टीमेटली सबका प्रिंसिपल एक है। ऑसिलेशन कौन करेगा? एलसी। लगातार उसको एनर्जी कौन देता है? तो आंसर है उसको लगातार एनर्जी ये बैटरी देती। हर एक साइकिल के बाद हमको यहां से चार्ज लेना पड़ता है, तो जो भी एनर्जी लॉस होती है वो बैटरी मेकअप करते जाती है। इसलिए उसकी जो ऑसिलेशन है, एम्पलीट्यूड है, एक जैसा चला आता है। अदरवाइज डैम्पिंग हो जाती है, तो इसकी एनर्जी खर्च होती रहती है और बढ़ते समय बढ़ना है, कम होते समय कम होना है। ये वाला एक्शन कौन लेता है? एम्पलीफायर। तो हर एक का अपना अपना एक्शन हो गया। ये क्या चीज है? फीडबैक डिवाइस। ये इसको एक साइड में बढ़ाएगा तो बढ़ाता जाएगा, कम करेगा तो कम करता जाएगा। इस तरह से ये सब मिला के ऑसिलेटर का काम